अच्छा, आरोप लगता है कि पीडीए का मतलब पंडित डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, क्योंकि ये कई मामलों में देखा भी जा चुका है। अभी हालिया मामला सुल्तानपुर का हुआ था, संतोष पांडे वाले मामले में सपा का प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था, वो नहीं गया, कैंसिल हो देखो, गया। संक्षिप्त शब्द में और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की नींद हराम हो गई। दाएं बाएं करवट ले रहे थे, इसीलिए अयोध्या का चुनाव बाद में करवाया कि हम यहाँ कुछ कर सके। अच्छा, समाजवादी पार्टी में टिकट बांटने का फार्मूला क्या है? संघर्ष की बदौलत बांटा जाता है, या धनबल जिसके पास हो, बाहुबल हो, या विचारधारा को देख करके? जब सावित्रीबाई फूले जी ने बेटियों के लिए, बालिकाओं के लिए विद्यालय चलाया, तो उनके ससुर से यह कह करके उनको घर से बाहर कर दिया गया कि तुम्हारी बहू अधर्म का काम कर रही है। क्या भारत जैसे देश में शिक्षा को लेना और देना अधर्म का काम है? कि पार्टी संविधान और अम्बेडकरवाद को लेकर के चल रही है, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा की भी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से, जबकि दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं में कथनी और करनी में अंतर नहीं है। अखिलेश जी शेर और बकरी दोनों को एक ही घाट पे पानी पिला रहे हैं। शेर और बकरी जब एक दिन एक घाट पर पानी पी लेगा ना, वहीं समानता स्थापित, यही उनका प्रयास है। शेर शाकाहारी हो सकता है। पैदा तो हुए हैं समाजवादी नर्सरी में, लेकिन बाद में इनकी भूख इतनी तेज हो गई कि जहां से उनका पेट भरेगा और पेट इतना भर जाएगा, कटने की भी स्थिति में आ सकता है। पिछड़ा वर्ग आज भी आर्थिक और शैक्षणिक दोनों रूपों से बहुत पीछे है। अगर आपको मौका मिले सरकार को सुझाव देने का, तो कौन से ऐसे सुझाव सरकार को आप देना चाहेंगे? नमस्कार, जोहार साथियों, ओबीसी टाइम्स के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी। श्यामलाल पाल जी, आपका स्वागत है। एक ऐसा नाम जो जमीन से उठ करके प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय करता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं हम। आपके लिए सबसे पहला सवाल, श्यामलाल पाल जी, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म दिया गया था, इस फार्मूले को लेकर मैदान में है। अब असली सवाल ये है, क्या पीडीए फार्मूला सिर्फ वोट बैंक के लिए है, या सच में इनके हक के लिए लड़ाई है? ये पीडीए फार्मूला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में निहित है। आरक्षण के जरिए उन जातियों का जो हर स्थानों पर राजनैतिक हाशिए पर, सामाजिक हाशिए पर, आर्थिक हाशिए पर रही हैं, उन सब को बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दिया। जो संकलित पीडीए है और पीडीए के लोग आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद न तो पीएमओ कार्यालय में, न सीएमओ कार्यालय में, न तो विश्वविद्यालयों में एक ही पीडीए के लोग नहीं हैं। न इनके प्रोफेसर हैं, न इनके इंजीनियर हैं, न इनके डॉक्टर्स हैं। बड़ा सवाल है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी इतना अच्छा संविधान, जिनके आदर्श अच्छे हों, जहाँ गैर बराबरी समाप्त हो, सभी धर्म के लोगों का, सभी जात के लोग आगे बढ़ें, वो व्यवस्था भारत के संविधान के अनुरूप आज तक नहीं मिल पाई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक रास्ता तय किया है, वो रास्ता है पीडीए का। पीडीए के तहत जो शिक्षा से, धन से और इज्जत से हारे हुए लोग हैं, जो गरीब और गंवार हैं, नीच कहे जाने वाले लोग हैं, काले हैं, कलूटे हैं, दबे कुचले हैं, उनका स्वरूप पीडीए है। और उसी पीडीए की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया है, और संकल्पित भाव से जिस नई संसद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का शोषितों, वंचितों, पीड़ितों का संविधान होना चाहिए, वहाँ पर वर्तमान सरकार शेंगोल स्थापित किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है, जो शेंगोल के रूप में जो भ्रूण पैदा किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, उसको जन्म लेने के पहले ही पीडीए के लोग उसको खत्म कर देंगे, उसको मसल देंगे। ये है पीडीए की आवाज़। चूँकि पीडीए एक वैचारिक आंदोलन है,
और इसी वैचारिक आंदोलन से इस देश की जो सामंतवादी व्यवस्था है, ये पीडीए के लोग उसको समाप्त करेंगे। अच्छा, इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सेंगोल जैसे एक स्तंभ को स्थापित करना, क्या ये राजशाही की पुनरावृत्ति होने की शुरुआत है? यही तो सच है कि लोकतंत्र, भारत का जो लोकतंत्र है वो पूरी दुनिया के लोकतंत्र से सबसे बड़ा और अच्छा लोकतंत्र है। जब लोकतंत्र में लोग डेवलप करना शुरू किए तो एआरएसएस की मानसिकता के लोग कि ये पीडीए के लोग यहाँ का गरीब वंचित विकास ना कर सके, इसीलिए इन्होंने संविधान के स्थान पर सेंगोल लाया। सेंगोल जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर लोहिया जी और साथ ही साथ धरती पुत्र नेताजी ने कभी सपने में भी स्वीकार नहीं किया था कि इस देश में सेंगोल स्थापित हो, क्योंकि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सभी के लिए वोट का राइट्स दिया। पर आरएसएस के लोग संविधान सभा में सभी जात धर्म के लोगों को और महिलाओं को वोट देने का राइट्स नहीं देना चाहते थे। बड़ी लंबी बहस के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सबको मत देने का अधिकार, और यह मत का अधिकार जो एक गरीब बाप के बेटे का है, बाप का है, वही मत की पावर देश के प्रधानमंत्री का है। अब पीडीए के लोग अपने मत की पावर को समझ गए हैं और समाजवादी नेता आदरणीय अखिलेश यादव के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना में वो अपना समय दे रहे हैं, अपना कीमती विचार दे रहे हैं, जिन विचारों के माध्यम से देश की सामंतवादी व्यवस्था और प्रभुत्वशाली व्यवस्था को समाप्त किया जा सके। अच्छा सर, लोग सवाल उठाते हैं कि पीडीए फार्मूला सिर्फ एक चुनावी जुमला है, छलावा है। आपको क्या लगता है, सपा इसे जमीन पर लागू कर पाएगी? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं में कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कहते हैं उसको धरातल पर करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछली दिनों में जब समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उस पीरियड में ये बेटियां एजुकेशन की ओर नहीं जा पाती थी, गार्जियन उनको रोकते थे, कॉलेज नहीं थे नज़दीक में, डिग्री कॉलेज नहीं थे। लेकिन धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने बेटियों के प्रमोशन के लिए, उनको अच्छी तालीम देने के लिए उन्होंने कन्या विद्याधन योजना जैसी चलाई। एक जात के लिए नहीं, सभी के लिए उन्होंने चलाया, क्योंकि बेटियों का ह्रास, बेटियों का सम्मान हर जातियों में नहीं होता था, उनको एजुकेशन से दूर रखा जाता था। और इसी देश में एजुकेशन के संदर्भ में जब सावित्रीबाई फूले जी ने बेटियों के लिए, बालिकाओं के लिए विद्यालय चलाया, तो उनके ससुर से यह कह करके उनको घर से बाहर कर दिया गया कि तुम्हारी बहू अधर्म का काम कर रही है। क्या भारत जैसे देश में शिक्षा को लेना और देना अधर्म का काम है? यदि ये व्यवस्था सरकार की है तो हम लोग ऐसे सरकार की निंदा करते हैं और उनका समर्थन लोग न दें, इस व्यवस्था के लिए हम लोग आगे निकल रहे हैं। अच्छा सर, जातिवार जनगणना की मांग लंबे समय से उठ रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पिछड़ों के लिए जातिवार जनगणना और ओबीसी आरक्षण पर ठोस काम करेगी? संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि देश में एक कौम ऐसी है जो न अगड़ी है न तो पिछड़ी है, न तो अगड़ी है न तो दलित है, बीच की जाति है जो पिछड़ी है। उनका भी रिश्ता जानवरों से है, खेतों और खरिहानों से हल्का फुल्का है। उनका भी सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर बहुत डाउन है, उन्हें भी आरक्षण की ज़रूरत है। पर संविधान सभा के लोगों ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण को इसलिए इनकार दिया कि देश आज़ाद होगा और सरकार बनेगी, सरकार जाति जनगणना करा देगी, उसी सरकार कराएगी, जाति जनगणना के आधार पर उनकी हिस्सेदारी मिलेगी।
लेकिन आज़ादी के 77 साल बाद केंद्र में इतनी सरकारें आई और गई, लेकिन प्रमुख लोग कभी जाति जनगणना कराने की बात नहीं की, बल्कि हमारे उन मुहिम नेताओं ने जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मानते थे, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, तमाम ऐसे नेता रहे हैं जो जाति जनगणना का सवाल संसद में उठाने का काम किया है, लेकिन आज तक नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ये झूठा प्रलोभन है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। जो सरकार पिछड़ी जातियों के और एससी जातियों का आरक्षण नहीं दे सकती है, वो जाति जनगणना कैसे कराएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कभी जाति जनगणना नहीं करा सकती है। जात के आधार पर इनकी हिस्सेदारी कभी नहीं दे सकती है। डॉक्टर लोहिया जी ने तो कहा था, इस देश में जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से भागीदारी मिल जानी चाहिए। ये समाजवादी लोगों का विचार है और समाजवादी लोगों ने इसे धरातल पर करके भी दिखाया है। अच्छा सर, चरवाहा समुदाय की आपने बात की, आप भी चरवाहा समुदाय से आते हैं। आपने फर्श से उठ के अर्श तक का सफ़र तय किया है, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आप बने। आपके बनने के बाद कई दलों ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चरवाहा समुदाय के लोगों को बनाना शुरू किया। तो क्या इसे चरवाहा समुदाय के राजनीतिक उत्थान के रूप में देखा जा सकता है? बिल्कुल। चरवाहा समाज के लिए राजनैतिक रूप से आगे ले जाने के लिए नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह ने बड़ा काम किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ये जो चरवाहा समाज है, इसके लिए एक राजनैतिक नर्सरी तैयार की। उस नर्सरी में कहीं एसपी बघेल के रूप में, कहीं रघुराज साग के रूप में, कहीं अन्य समाज के लोगों के रूप में नेता बनाने का कार्य किया और उन्हें ये मार्गदर्शन भी दिया कि आप चरवाहा समाज से हो, तुम्हारी पहचान चरवाहे के रूप में है, खेतों और खलिहानों में काम करने वाले लोग हो, तुम देश की पार्लियामेंट में जाओ, वहाँ किसानों की आवाज़ उठाओ, चरवाहों की आवाज़ उठाओ, गरीबों की आवाज़ उठाओ। लेकिन इन नेताओं को समाजवाद अच्छा नहीं लगा, समाजवाद पसंद नहीं आया। ये चले गए उन लोगों के साथ जो इस देश में सामंतवाद, पूंजीवाद और प्रभुत्वशाली लोगों का साथ देना शुरू कर दिए। इसलिए ऐसे लोग भी जो पैदा तो हुए हैं समाजवादी नर्सरी में, लेकिन बाद में इनकी भूख इतनी तेज हो गई कि जहाँ से उनका पेट भरेगा और पेट इतना भर जाएगा फटने की भी स्थिति में आ सकता है। अच्छा, प्रतिनिधित्व की बात हो रही है सर, तो समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक स्तर तक पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना है, या फिर क्या केवल बातों तक ही पीडीए सीमित है? समाजवादी पार्टी में संगठन में पूरी तरह से पीडीए के लोग हैं। इसमें वो भी हैं जिनका शोषण और अत्याचार हुआ है, और पीडीए के सभी लोगों को, हर जाति धर्म के लोगों को संगठन में, चाहे वो जिला हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे विधानसभा हो, या हमारी प्रदेश की कमेटी हो, राष्ट्रीय कमेटी हो, सभी जगहों पर प्रमुखता से हर समाज के लोगों की भागीदारी दी गई है। अच्छा सर, भाजपा कहती है कि उसके पास सबसे ज़्यादा ओबीसी सांसद और विधायक हैं। समाजवादी पार्टी का ओबीसी समाज को लेकर क्या कुछ अलग एजेंडा है? देखिए, भाजपा क्या चाहती है? भाजपा और भाजपा का संगठक दल, जिसे एनडीए के रूप में कहा जाता है, आरएसएस है, ये लोग अखिलेश यादव का जो जादुई शब्द है वो पीडीए के पास न पहुंचने पावे, उनके कानों तक जादुई शब्द न जाने पावे, उस पर एक विराम लगाना चाहते हैं। उन्हें महसूस हो गया है, वो समझ गए हैं कि यदि अखिलेश यादव का ये जादुई शब्द पीडीए के कानों में पड़ेगा
तो जैसे 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पीडीए के लोगों ने एक मत से, एक स्वर से पीडीए के लोगों को जिताने का काम किया, समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया, अगर यही जादुई शब्द इनके कानों में जाता रहेगा तो 2024 नहीं 2027 में भी एक बड़ा जनसैलाब उतरेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो चाहती है कि इनके पीडीए के शब्द जो जादुई शब्द हैं इनके कानों तक न पहुंचने पावे। उस पर वो कहीं पुलिस के बल पर, कहीं अन्य हथकंडों को अपना करके इनको कमजोर करना चाहती है। जैसे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में पुलिस इंस्पेक्टर और पीठासीन अधिकारी मिल करके बूथों पर वोट डालने का काम किया। ये सच में लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का उपहास किया जा रहा है। अच्छा सर, समाज में कई बार यादव और गैर यादव ओबीसी के बीच दूरी की चर्चा होती है। क्या समाजवादी पार्टी अब गैर यादव ओबीसी को नेतृत्व में प्राथमिकता दे रही है? देखिए, ये दूरियां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने मनाने का काम किया, क्योंकि पीडीए से नफरत करने वाला कौन है? पीडीए से नफरत करने वाले लोग कभी पीडीए की बात नहीं कर सकते हैं। इन्होंने एक उदाहरण दिया 2013 में भारतीय जनता पार्टी, उनके संगठक दल आरएसएस सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता में बताने का काम किया, अखिलेश यादव 56 एसडीएम यादव को बना दिया। 86 में 56 एसडीएम यादव को बना दिया और 2013 के इस बात को लेकर के अखबारों में बिना छानबीन किए सोशल मीडिया पर पत्रकारों ने इतना बड़ा नफरत पैदा करवाया यादव से, लोग समझ नहीं पाए। जैसे कहावत गांव में कही गई है, कौवा कान लेकर के उड़ गया। आदमी अपना कान नहीं टटोला, वो कहीं नीम के पेड़ पर, कहीं पीपल के पेड़ पर, कहीं बबूल के पेड़ पर झांकने लगा, उनकी डालियों पर, कहाँ है कौवा, वहाँ से हम अपना कान ले लें। अपने कान को नहीं टोया। उसी प्रकार से ये पीडीए के लोग 2013 और सरकार, यहाँ तक कि ये मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने भी इन अखबारों, इन सोशल मीडिया के जरिए आनन फानन में सीबीआई भी की जांच करवा दिया और सीबीआई जांच के दौरान चेयरमैन हटा दिया गया। लेकिन सीबीआई जांच में 2013 में केवल 6 एसडीएम पाती है। उन 6 एसडीएम का नाम नरेंद्र यादव, दीप्ति देव यादव, सूरज कुमार यादव, विशाल कुमार यादव, राहुल कुमार यादव और रमेश यादव। 6 एसडीएम के अलावा एक भी नहीं लिखा गया, 16 भी नहीं लिखा गया। इन्होंने 56 पर पहुंचा दिया झूठ बोल करके। एक वही कहावत है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूं कि पीडीए के लोग पढ़े लिखे कम, राजनीति में उनकी उपस्थिति कम, कहीं जानवरों के पीछे, कहीं खेतों में, कहीं मजदूरी में ये अपना समय बिताते हैं। राजनीति का, सामाजिक स्तर का इन्हें ठिकाना नहीं, लेकिन कह दिया गया तो कर दिया गया। मैं एक कहावत के माध्यम से आपको बताना चाहूँ कि एक बार एक बहुत ही चालाक व्यक्ति एक गांव में गया। वहाँ 4 अंधे उनको मिल गए और चारों अंधों से पूछा कि क्या आप लोगों ने हाथी देखा है? चारों अंधों ने कहा, भाई हमारे पास तो आँख नहीं है,
कैसे हाथी देख सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि बिना आँख वालों को मैं हाथी दिखा सकता हूँ। हमारे पास ऐसा मंत्र है कि मैं हाथी दिखा सकता हूँ। चारों लोग खुश हो गए। हाथी कभी नहीं देखा था, खुशहाली से ले गया एक स्थान पर जहाँ पर एक हाथी लेटी थी। लेटी हुई हाथी को एक अंधे को उसका कान पकड़ा दिया, दूसरे को सूंड पकड़ा दिया, तीसरे को पूंछ पकड़ा दिया, चौथे को उसका पेट पकड़ा दिया। फिर वह व्यक्ति अंधों से पूछता है, बताओ हाथी कैसे थी? पहला वाला अंधा बताया सूप जैसा था जिसमें गेहूं चावल साफ किया जाता है। दूसरा वाला अंधा जो सूंड पकड़ा था उसने कहा खूंटा जैसा था। तीसरा वाला अंधा जिसने पूंछ पकड़ा था उसने झाड़ू जैसा बताया। और चौथा वाला अंधा ये बताया कि वो हौदा जैसा था जिसमें जानवर भोजन करते हैं, जिसने पेट पकड़ा था। इस प्रकार से हमारी पिछड़ी जातियों में, पीढ़ियों के लोगों में भ्रम पैदा कर दिया गया। जब चारों अंधे अपना अपना हाथी बताना शुरू किए, कोई बताया सूप जैसा, कोई बताया खूंटा जैसा, कोई बताया पेट जैसा, कोई बताया पूंछ जैसा, आपस में वो लड़ गए और लड़ करके खुद मर गए। यही व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने समाज में नफरत पैदा करके देने का काम किया। इसलिए आज पूरा पीढ़ीय समाज जहां इन्होंने नफरत पैदा करवाया था, जिसके प्रति उसके भाव और विचार, उनकी पढ़ाई लिखाई भी इतनी ऊंची है कि भारत में ही नहीं विदेशों में उन्होंने पढ़ा है। और तमाम सारी पढ़ाई करने के बाद तमाम सारे ग्रंथों को पढ़ा और उन ग्रंथों में सबसे अच्छा और सुंदर और पवित्र ग्रंथ कोई मिला है तो भारत का संविधान। इसीलिए भारत के संविधान को मंथन करने के लिए कहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस प्रकार से समुद्र मंथन होता है, उसी प्रकार से पीढ़ी के लोगों संविधान का मंथन कर लेना, नहीं तो तुम्हारा संविधान धोखाधड़ी में खत्म हो जाएगा। लोगों ने सुना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये जादुई शब्द, पीढ़ी को बचाने, संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने की आवाज़ को पीढ़ी के कानों में गई। इसीलिए उनके जादुई शब्द उनके कानों में न जाने पावे, ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। ये देखिए, ये बसावन इंडिया पत्रिका है और उसी समय इस पत्रिका ने अप्रैल की पत्रिका है 2023 की, इन्होंने इनके 56 एसडीएम की पूरी कहानी बता दी है। हकीकत क्या है कि लोक सेवा आयोग को खंगाला गया, बसावन पत्रिका ने जानकारी लिया और उस बसावन पत्रिका के माध्यम से तमाम हमारे पीढ़ी के लोगों को जानकारी हो गई है और भी जानकारियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अब यादों से नफरत नहीं, यादों से दोस्ती, आओ गले मिले का इजहार सभी पीढ़ी के लोग शुरुआत कर दिए हैं और इसी में भारतीय जनता पार्टी नेस्तानाबूद होगी। और इस उत्तर प्रदेश से ही नहीं, पूरे देश से धीरे धीरे इनका खात्मा होगा। अच्छा सर, एक पर्सनल सवाल पे आते हैं, क्योंकि आप खुद ही एक ओबीसी समाज से आते हैं। राजनीति में आपके संघर्ष की कहानी बड़ी लंबी रही है। सर, हम वो कहानी आपकी ही जुबानी सुनना चाहेंगे कि एक शिक्षक से फिर इस जटिल राजनीति में, क्योंकि शिक्षक एक काफ़ी सरल स्वभाव के होते हैं, तो इस जटिल राजनीति में आपकी एंट्री कैसे हुई? देखिए, शिक्षक समाज का नेता होता है। जो समाज का नेता होगा, समाज में समझता है कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसके पास बैठता है, कौन किसके पास खाना खाता है, कौन नहीं खाता है, कौन परहेज करता है। एक शिक्षक को सब कुछ मालूम होता है। मैं पीढ़ी समाज से आता हूँ, इसलिए संविधान को मानता हूँ। अच्छा, स्कूल में भेदभाव और शिक्षकों के साथ आपको सहन करना पड़ा कभी? बहुत सहन करना पड़ा। मैं एमएड कर रहा था। एमएड की पढ़ाई में मैं एक पीढ़ी का, एक पीढ़ी का और एक पीढ़ी का और 3 लड़के थे। हम ही तीनों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। वाईबीए में नंबर कम दिए गए, 3 को तीनों को। मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? बहुत 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 हुआ है। अच्छा, एक कहानी आपके बारे में है सर कि जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की थी, लास्ट में उसी स्कूल के प्रिंसिपल से आपने रिटायर किया, इसकी क्या कहानी है?
इसकी कोई कहानी नहीं है। ये विद्यालय हमारे गांव में था जी। और कृष्णानंद यादव जी, वो भी बहुत गरीब थे लेकिन सोशल थे, और उन्होंने गांव से लोगों से सहयोग लेकर के छप्पर डाला। हम लोग छप्पर में पढ़े, धीरे धीरे वो विकास की गति की ओर गया, मान्यता मिली विद्यालय की, और हमने वहीं पर पढ़ा। और पढ़ने के बाद बीएड किया। बीएड के बाद हमारी नियुक्ति वहीं पर हो गई। मैं प्रमोशन से वहाँ प्रिंसिपल भी हो गया जी। और रिटायर भी हो गया। तब मैं गांव में ही पला बढ़ा और आगे बढ़ा। अच्छा, गांव में भी जातिगत भेदभाव का सामना वगैरह करना पड़ा आपको शुरुआती दौर में? गांव में, हमारा गांव पीडीए का है, इसलिए पीडीए के लोगों में वो मतभेद नहीं होता है, एक दूसरे से गले मिलते रहते हैं। लेकिन जहाँ पीडीए के लोग कम हैं और जहाँ प्रभुत्वशाली लोग हैं, बहुत इल्जाम झोंकना पड़ा है। हमने तो देखा जब बसपा सपा का अलायंस पहली बार हुआ, हम लोग साइकिल से गांव में जा रहे थे कि देखिए वोट कैसे सपा बसपा अलायंस का है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो लाठी टेकता हुआ जा रहा था, उसे बड़ी उम्मीद थी कि अब की बार हम वोट डालेंगे। उसकी उम्र लगभग 65 और 70 के बीच रही होगी। हमने पूछा कि दादाजी बताओ वोट डाल लिया, किसको डाला? उसकी आंखों में आंसू टपटपा गए कि अब की बार भी भैया हमने वोट लल्ला नहीं डाल पाया, क्योंकि वहाँ पर प्रभुत्वशालियों ने मेरी वोट डाल लिया था। इनका वोट पहले ही डाला जा चुका था? पहले डाला जा चुका था। जब वो लाइन में पहुंचा, देखा तो पता चली पीठासीन अधिकारी बताया कि तुम्हारी वोट पड़ गई। ये है इतिहास भारत का। इतना दबाव आज भी कहीं बंदूक के बल पर, कहीं पिस्तौल के बल पर, कहीं गुंडई के बल पर। बताओ, कैंडिडेट्स और भारतीय जनता पार्टी के नेता 20-20, 25-25 गाड़ियां एक साथ लामबंद होकर वोट के दिन उसी विधानसभा में गांव में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, दहशत पैदा कर रहे हैं, पुलिस से पकड़वा रहे हैं समाजवादियों को, प्रधानों को, बीडीसीओ को थाने पर बैठा दिए। वही सामंतवादी दौर दोबारा दोहराया जा रहा है। सामंतवादी दौर दोबारा। अब जान लो कि अगर पीडीए की सरकार 20 साल लगातार चले तो जो नुकसान देश का हुआ है वो 20 साल में भरपाई नहीं कर पाएंगे। ये नौकरियां जिनकी ये समाप्त हो गई, वो कहाँ मिलेगी? जो इंतजार करते करते वैकेंसी के लिए इंतजार करते करते उनको नौकरियां कहाँ मिलेगी? 19,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में अन्यों के साथ तो नहीं, केवल पीडीए की नौकरी के साथ छलावा। इनको नौकरियां कहाँ मिलेगी? संज्ञान में हाई कोर्ट लिया कि सही से पुनर्विचार किया जाए, अपात्र लोगों को हटाया जाए, पात्र लोगों को रखा जाए, लेकिन बैकडोर से सरकार फिर उसको घुमा फिरा करके सही कर दिया। इतना बड़ा अन्याय संविधान नहीं कहता है। अच्छा, पिछड़ा वर्ग आज भी आर्थिक और शैक्षणिक दोनों रूपों से बहुत पीछे है। अगर आपको मौका मिले सरकार को सुझाव देने का, तो कौन से ऐसे सुझाव सरकार को आप देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं लोगों को संपन्न करने के लिए। आज विद्यालय का मर्जर किया जा रहा है, शैक्षणिक संस्थाएं बंद होंगी, कैसे वो पढ़ पाएंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए तो ये जो प्राइमरी विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल परिषद के हैं, इन विद्यालयों में फर्नीचर नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। समाजवादी पार्टी इन विद्यालयों में पूरे प्रदेश में फर्नीचर की व्यवस्था करेगी। प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में टाट पट्टी पर नहीं बैठेंगे बच्चे। यहीं से तो हमारी गैर बराबरी चालू हो जाती है। अच्छा, एक पूंजीपति का बेटा जो कॉन्वेंट में इंग्लिश मीडियम से पढ़ता, एक गरीब का बेटा जो प्राइमरी में पढ़ता है,
तो प्राइमरी में टाटपट्टी पर पढ़ने वाला जब एग्ज़ाम में बैठेगा तो इंग्लिश मीडियम का होगा, तो कहाँ क्वालिफाई कर लेगा। इसी गैर बराबरी को समाप्त करने की मुहिम समाजवादी पार्टी की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया, बच्चों को वो व्यवस्था दिया जो किताब नहीं खरीद पाते थे, गरीब बच्चे थे जिनको IAS PCS की जानकारी नहीं हो पाती थी, डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी कैसे होती है, लैपटॉप दिया और लैपटॉप के माध्यम से जो है बहुत से बच्चे जो है आगे निकले। एक दिन 3 बच्चे इसी कार्यालय में आए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आभार व्यक्त करने के लिए आए थे कि साहब जो आपने लैपटॉप दिया है उसमें एक डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर हो गया और एक IAS क्वालिफाई किया। कि आपने लैपटॉप न दी होती तो हमारे माँ बाप में इतनी हैसियत नहीं थी कि हम IAS की परीक्षा के लिए किताब खरीद पाए, डॉक्टर और इंजीनियर बनने की किताब खरीद पाते। आप धन्य हो, ऐसे आप अपना काम करते रहिए और इस देश के गरीबों का विकास होता रहेगा। अच्छा, स्कूल मर्जर की आपने बात की। स्कूल मर्जर को लेके कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, अजीत यादव वगैरह ने वहां पे धरने वगैरह दिए, गिरफ्तारी हुई, लेकिन इसके बावजूद सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। तो क्या समाजवादी पार्टी आगे किसी बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो रही है? सरकार जू कैसे रहेगी? कतई ने जो शिक्षा का विरोधी हो, शिक्षा को अधर्म कहता हो, तो कान में जू कैसे रहेगा? ये शिक्षा विरोधी लोग हैं। कमजोर लोग वही गांव में मरे जिए सड़े। अगर ये शिक्षा चाहते तो महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई को उनके पैतृक घर से बाहर न निकाला जाता, सड़कों पर आवारागिरी की तरह घूमने के लिए न भेजा जाता। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि उन लोगों में संकल्प था, हमें पिताजी आपका घर स्वीकार नहीं है, हमें स्कूल वाला घर स्वीकार है, उन लोगों ने स्वीकार करते हुए पिताजी का घर छोड़ करके बाहर निकले और स्कूल की व्यवस्था दिया। अच्छा, एक तरफ 2 लड़ाइयाँ उत्तर प्रदेश में फिलहाल चल रही है। एक लड़ाई चल रही है कि स्कूल जो मर्ज किए जा रहे हैं उनका मर्जर रुकवाने के लिए कि वो स्कूल यथास्थिति में रहें, और दूसरी लड़ाई शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए की जा रही है। कंपोजिट दोनों में, एक कंपोजिट बंद हो रहा है, दूसरा कंपोजिट बढ़ाया जा रहा है। अब समझना जनता को है कौन सा कंपोजिट चाहते हैं, एजुकेशन का या शराब का। अच्छा, समाजवादी पार्टी की रणनीतियों पर कुछ चर्चा हो। क्या समाजवादी पार्टी PDA के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर भी फोकस कर रही है, या सब कुछ जातीय समीकरण तक ही सीमित हो गया है? बेरोजगारों को जो नौकरी समाजवादी पार्टी ने दिया, आज तक ये भारतीय जनता पार्टी एक भी नहीं दे पाई है। सारी नौकरियां इनके पीरियड में ठप। कुछ वैकेंसी निकली तो पेपर लीक, पेपर लीक के बाद पुनः पेपर। सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है। और समाजवादी पार्टी ने अपने 5 साल के रिजिम में, आप निकाल लीजिए आंकड़ा पूरा उत्तर प्रदेश का, समाजवादी पार्टी ने नौकरी दिया है बेरोजगारों को या वर्तमान सरकार ने? अच्छा, क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा है जो दलितों को, अल्पसंख्यकों को अपने भरोसे में ले सके? समाजवादी पार्टी के नेता का दिल बहुत बड़ा है, जिसमें हर जात धर्म के लोगों का स्वरूप दिखाई देता है। एक नेता अखिलेश यादव, PDA के सभी लोग उनको मानने वाले लोग हैं, चाहे वो पिछड़ा होगा, दलित होगा, अल्पसंख्यक होगा, साथ ही साथ अन्य उत्पीड़ित समाज के लोग भी PDA को अपना हक की तरह लेकर के अखिलेश यादव जी को अपना देवता मानते हैं। अच्छा, श्यामलाल पाल जी, ये बताइए कि जहां भाजपा के कार्यकर्ता लगातार बूथ स्तर तक पहुंच करके अपने कार्यक्रम चला रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुकाबला कर पाएगी? हमने मुकाबला किया ना, उस समय तो भी सोशल मीडिया चल रहा था 2024 में। जनता चुनाव लड़ेगी, जनता पीड़ित हो चुकी है इनकी महंगाई से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके बलात्कारी गैंगों के माध्यम से।
ये सब लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और जो पीड़ित है वही जेल में डाला जा रहा है। 27 की लड़ाई टफ होती दिख रही है अब। 27 की लड़ाई संविधान बचाने की, लोकतंत्र के हथियारों का अच्छे तरीके से मुकाबला करने की और संविधान के साथ साथ आरक्षण बचाने की मुहिम की इस चुनौती को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्वीकार कर लिया है चुनौती को। और इस चुनौती के तहत समूचा पीडीए समाज लामबंद होकर के इनको उत्तर प्रदेश से तो खत्म कर देगा, फिर देश की राजनीति की मुहिम चलेगी। अच्छा, आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कितना है? जो भी प्रेस विज्ञप्ति वगैरह जारी होती है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हवाले से जाती है, प्रदेश अध्यक्ष के हवाले से जाती है, या कोई और लोग उसके लिए बैठाए गए हैं? जो लोकतंत्र समाजवादी पार्टी में है वो किसी भी पार्टी में नहीं है। लोकतंत्र वाली व्यवस्था जो हमारी स्वतंत्रता है मीडिया के सामने बोलने की और अन्य कामों में सभी हमारे नेता स्वतंत्र हैं। अन्य पार्टियों में बंधन है, उनके अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है कि एक ही परिवार का वर्चस्व है, जबकि भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या अन्य कोई भी दल हो, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहते हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। समाजवादी पार्टी पीडीए है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए है। पीडीए की सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक है। एनडीए की सोच नेगेटिव है, नकारात्मक है, जो न देश के बारे में सोचती है न देश के लोगों के बारे में सोचती है। अच्छा, सपा का नारा पीडीए, बसपा का सर्वजन हिताय और भाजपा सबका साथ सबका विकास, इन सभी से पीडीए अलग कैसे है? सबका साथ सबका विकास सबने तो साथ दिया, लेकिन सबका विकास क्यों नहीं हुआ? यही उत्तर प्रदेश है। 9 विश्वविद्यालयों में महिला सशक्तिकरण के नाम पर 9 महिलाओं को वीसी बनाया गया। उसमें बताएं कि पीडीए की कितनी महिलाएं हैं? सबका विकास कहां हुआ? ये बताएं। सबके विकास की बात करते हैं तो पीडीए के लोग कितने डीएम हैं? पीडीए के लोग कितने एसपी हैं? पीडीए के लोग कितने दरोगा हैं? पीडीए के लोग कितने एसपी हैं? 10 की आबादी वाला 90 जगहों पर स्थापित है। इसलिए सब लोगों ने तो साथ दिया, लेकिन सबका विकास नहीं हुआ। इस फार्मूले पर पीडीए के लोग पीडीए पंचायत कर रहे हैं। अच्छा, आरोप लगता है कि पीडीए का मतलब पंडित डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, क्योंकि ये कई मामलों में देखा भी जा चुका है। अभी हालिया मामला सुल्तानपुर का हुआ था, संतोष पांडे वाले मामले में सपा का प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था, वो नहीं गया, कैंसिल हो गया। देखो, संक्षिप्त शब्द में जी, जिसको जो लगाना हो लगा सकता है, लेकिन हमारा वास्तविक पीडीए है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, साथ ही कुछ ऐसे भी समाज के लोग हैं जिन लोगों को उन्हीं के समाज के द्वारा शोषण किया गया है, जुर्म और अत्याचार किया गया है, तो ऐसे लोग भी हमारे पीडीए के अंतर्गत हैं। अच्छा, आपकी पार्टी का कोई लिखित एजेंडा है? बिल्कुल है, हमारा संविधान है, समाजवादी पार्टी का संविधान है। समाजवादी पार्टी का एक अलग संविधान है, बिल्कुल, भारत के संविधान से हट करके। भारत के संविधान से ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं जी, उसी संविधान से लेकर के भारत के लोगों को आज़ाद भारत में आज़ादी नहीं मिल रही है, उस आज़ादी को दिलवाने के लिए समाजवादी पार्टी का अपना संविधान है। अच्छा, सपा पर यह भी आरोप लगता है कि सपा यादवों की पार्टी है, क्योंकि आम चुनाव जो हुए थे 2024 के लोकसभा, उसमें सैफई के यादवों के अलावा किसी और यादव को टिकट नहीं दिया गया था। आप उत्तर प्रदेश में 2024 की बात कर दिए हैं, तो आप बताओ कहाँ यहाँ इसमें यादववाद है? 11 पटेल को टिकट दिया, 6 मौर्य को टिकट दिया, 3 निषाद को टिकट दिया गया, 3-4 ब्राह्मण को दिया गया, छत्री को भी दिया गया, एससी को भी दिया गया,
तो आपकी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या आपकी नज़रों में ये लगता है कि यादव कुल टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? आरोप लगाने वाले लगाते रहें और पीडीए हाथी चली जाए कुत्ता भोंकता रहे, पीडीए अपने लाइन पर काम करेंगे। अच्छा, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आप लोगों का क्या एजेंडा रहेगा? हमारा एजेंडा देश की गरीबी दूर हो, बेरोजगारों को नौकरी मिले, स्कूल अच्छे से बने, स्कूल में अच्छी सुविधाएं दी जाएं, दोहरी शिक्षा व्यवस्था न रहे कि एक तरफ कॉन्वेंट एक तरफ प्राइमरी। इन तमाम सारी चीज़ों को, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए समाजवादी पेंशन, उनकी अच्छी एजुकेशन, इन सारी व्यवस्थाओं को समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा, सपा के मुखिया अखिलेश यादव जिस सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की बात करते हैं, क्या आने वाले चुनाव में उस आरक्षण की पद्धति को फॉलो करेंगे यदि तो कितने पीडीए को टिकट देंगे, कितने नॉन पीडीए को टिकट देंगे, लगभग परसेंटेज कितना होगा? आप विधानसभा के चुनाव में ही देख लीजिएगा किस प्रकार से पीडीए फार्मूला चलेगा। सरकार बन जाए तो आप देखिएगा कैसे पीडीए फार्मूला चलेगा। 2024 में देख लिया, पीडीए की लाइन पर चुनाव हुआ है। इसीलिए पीडीए की ताकत से भारतीय जनता घबरा गई है, जनता पार्टी। और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की नींद हराम हो गई। ये दाएं बाएं करवट ले रहे थे, इसीलिए अयोध्या का चुनाव बाद में करवाया कि हम यहाँ कुछ कर सकें। तो पीडीए की ताकत से सब घबरा रहे हैं। इतना जुर्म और अत्याचार पीडीए के लोगों के ऊपर हो रहा। अच्छा, आपकी पार्टी कोई कल्चरल एक्टिविटी वगैरह चलाती है जिससे लोगों का जुड़ाव समाजवादी पार्टी की तरफ हो सके? कुछ खेल कूद, कुछ मनोरंजन का साधन? बहुत सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी के नेताओं को, माननीय नेताजी ने देखा नहीं, सांस्कृतिक प्रोग्राम में कल्चरल जो हमारा है, उन्होंने यश भारती देने का काम किया। खेल प्रतियोगिता में स्टेडियम कौन बनाया? लखनऊ का स्टेडियम कौन बनाया? समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाया, आदरणीय अखिलेश यादव ने बनाया इकोनॉमिक स्टेडियम। और यहाँ तो विदेशी जब कभी घूमने के लिए आते हैं तो कंपैरिजन करते हैं विश्व के तमाम स्टेडियमों से, उन सभी स्टेडियमों से इकोनॉमिक स्टेडियम सबसे सुंदर है खेल के क्षेत्र में काम। ये तो प्रतिभागियों को अच्छा अवसर दे रहे हैं। आने वाले दिन में अवसर मिल गया तो आप देखिएगा कैसे देश का उत्थान, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, हर मूल्यों पर, हर कदमों पर समाजवादी पार्टी ने कार्य किया है और कार्य करेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी में टिकट बांटने का फार्मूला क्या है? संघर्ष की बदौलत बांटा जाता है, या धनबल जिसके पास हो, बाहुबल हो, या विचारधारा को देख करके? हमारे यहाँ टिकट बांटने का सीधा फार्मूला है पीडीए पंचायत। जो नेता विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा पीडीए पंचायत करके आएगा उसी को टिकट मिलेगा। अच्छा, सपा सरकार में महिलाओं के लिए भी कुछ काम हुए थे, कुछ काम आप गिना सकते हैं जिससे उनका सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक उत्थान हुआ हो? महिलाओं को राजनीति में भागीदारी सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने दिया। महिलाओं के आरक्षण की बात नेताजी ने कहा, और वह स्वरूप जो है पीडीए की लाइन पर हो। आरक्षण महिलाओं को मिले, अगड़ों को कितना मिले, पिछड़ों को कितना मिले, दलित को कितना मिले, अल्पसंख्यक को कितना मिले, इस फार्मूले के तहत नेताजी ने इन्हीं महिलाओं के विकास के लिए कन्या विद्या धन योजना चलाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पेंशन योजना चलाई, 55 लाख महिलाओं तक पहुंचा था। अब की बार और बड़े पैमाने पर इस पेंशन को चलाया जाएगा। नेताजी ने जब मुख्यमंत्री बने सपा बसपा अलायंस में, उस समय हर ब्लॉक में एक बालिका इंटर कॉलेज देने का काम किया। कोई भी पार्टी बताए कि ब्लॉक में इंटर कॉलेज खोला हो बालिका, तो बहुत बड़ा काम समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए किया। अच्छा, इस प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, तमाम चीज़ें, तो क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसी टीम है
कोई ऐसा फ्रंटल है जो मतलब उनकी न्यायिक लड़ाई लड़ सके? देखिए, समाजवादी पार्टी और पीडीए के ऊपर बहुत जुर्म और अत्याचार बढ़ा है, और समाजवादी पार्टी में हमारा अधिवक्ता सभा है, राष्ट्रीय अधिवक्ता सभा, प्रदेश अधिवक्ता सभा। हर जनपदों में केवल समाजवादियों पर ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग जो पीड़ित और उत्पीड़ित हैं उनके ऊपर जुर्म हुआ है, तो समाजवादी पार्टी के लोग उसको निःशुल्क बिना फीस के वो वकील मदद करते हैं। एक अरुण यादव जी हैं, गाजीपुर से आते हैं, जिन्हें चंचल के नाम से लोग पुकारते हैं। बहुत से केसों को, गरीब लोगों की मदद, जुर्म और अत्याचार जो सरकार के द्वारा उनके ऊपर हुआ है, चाहे महिलाओं पर चाहे पुरुषों पर। सिकंदर यादव हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जहाँ भी आवाज़ आ जाती है अपने संगठन को वहाँ पर लगा देते हैं और खुद भी पहुँच जाते हैं। के पाल जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी यही काम है। तो प्रदेश के साथ साथ जो राष्ट्रीय हमारे संगठन है, जो हमारी पार्टी का विस्तार अन्य प्रदेशों में भी हो रहा है, वहाँ भी जुर्म और अत्याचार के खिलाफ हमारे एडवोकेट्स लाइन पर उनकी मदद करते हैं। गरीबों की एक पैसे फीस नहीं लगती। हमारे पार्टी कार्यालय पर, दफ्तर पर भी है। तमाम सारे ऐसे झूठे मुकदमे लोगों पर हैं। यहाँ हमारे आदरणीय उपाध्याय जी हैं, मुकदमा पूरा देखते हैं, उन्हें न्याय भी मिलता है। अच्छा, प्रदेश में कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लगातार हर जगह धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, जहां भी उनको लगता है वहां वो करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझसे मिले, उन्होंने बताया कि उन्हें वहां वो यथाउचित सम्मान नहीं मिलता है। उनका कहना था कि पार्टी के जो दफ्तर के चक्कर काटता है उनको ही सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है। देखिए, समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है। गांव से का जो कार्यकर्ता होगा उस पर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ध्यान रहता है। मैं भी तो गांव का था, एक छोटा सा कार्यकर्ता था। उन्होंने हमको कीचड़ से उठा करके यहाँ पर लाया, तो उनकी निगाह सब पर रहती है। वो बहुत ही समदर्शी हैं और समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करना चाहते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के पास क्या कोई एजेंडा ऐसा है जो गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर, सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक के लोगों को एक सूत्र में जोड़े? बिल्कुल, हमारा एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के समूचे लोग एक सूत्र में जुड़े हैं। कहीं से कोई चीज़ होती है, कोई घटना हुई, तत्काल पार्टी कार्यालय पर आ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत आपका गढ़ पूर्वांचल को माना जाता है। तो पूर्वांचल का गढ़ माना जाता है। वहाँ पहले लोग समाजवादी विचारों के उत्प्रोत हुए, और जो आप पश्चिम की बात कर रहे हैं, कुछ इधर सामंतवादी व्यवस्था के लोग रहते हैं, ठीक है ना, तो सामंतवादियों के गढ़ में हम लोग कमज़ोर रहेंगे। मतलब समाजवाद अभी वहाँ पनप नहीं पाया है। हाँ, समाजवाद नहीं पनप पाया है, पूंजीवाद चल रहा है, सामंतवाद चल रहा है, प्रभुत्वशाली लोग हैं। अच्छा, आपकी पार्टी संविधान और अंबेडकरवाद को लेकर के चल रही है, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा की भी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से, जबकि दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। तो दोनों विचारधाराएं एक साथ नहीं चल सकती हैं। देखिए, धर्म आस्था का केंद्र बिंदु है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक मंदिर इटावा में बनवा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, उसकी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बोला जांच करवा रहे हैं। तो अब ये कांवरिया वाले अपने भगवान के पास मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनको सुविधा क्या दे रही है? न उनके रहने की व्यवस्था, न ठहरने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था। इतने भूखे कि कांवरिया बेचारे इतने भूखे हो जा रहे हैं कि होटल लूट ले रहे हैं, होटल को भी लूट ले रहे हैं। सरकार को चाहिए ऐसे कांवरिया वालों को, जो रात दिन बेचारे भगवान के पास जा रहे हैं, उनको कम से कम भोजन की तो व्यवस्था करा दें, होटल तो न लूटा जाए और अन्य यात्री तो न परेशान हो।
कि केवल जुमला, एक मोहरा बनाते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए। ये केवल मोहरा बना रहे हैं पिछड़ी जातियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को। धर्म से इनका कोई मतलब नहीं। अखिलेश जी शेर और बकरी दोनों को एक ही घाट पे पानी पिला रहे हैं। शेर और बकरी जब एक दिन एक घाट पर पानी पी लेगा ना, वहीं समानता स्थापित हो जाएगी। यही उनका प्रयास है। शेर भी बकरी से प्यार करे, बकरी भी शेर से प्यार करे। ऐसा ना हो कि शेर बकरी का भक्षण कर ले जाए। शेर और बकरी की दोस्ती, आओ गले मिले और एक साथ रहें, बसे और विकास करें। ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देना चाहते हैं। शेर शाकाहारी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आपने अभी कहा कि क्यों नहीं हो सकता है? शेर के बच्चों को ले आइए, हमारे पास पाल दीजिए, हम उसको शाकाहारी बना देंगे। तो यानी इस स्ट्रेटजी के तहत आप पश्चिम में समाजवाद का उदय करेंगे। एक भेड़िया एक नवजात शिशु को अपने मुंह में भर करके ले गया अपने गुफा में। घर परिवार के लोग परेशान, वो नहीं मिला। उस भेड़िए ने बच्चे का पालन पोषण किया, बड़ा किया, और उस बच्चे का रूप भेड़िए जैसा बना। नेपे नेपे चलना, खड़ा नहीं हो सका। उसके शरीर में बड़े बड़े बाल सर के, तो उस भेड़िए जैसे ही उसकी चाल भी बन गई। आदमी जैसे संस्कारों में रहेगा, उसी प्रकार का संस्कार पाएगा। अगर व्यक्ति उनके संस्कार में चला गया तो वैसा संस्कार पा जाएगा नवजात में। अगर उनका नवजात मेरे पास आ जाएगा तो मेरे संस्कारों में चलेगा। ठीक है सर, कुछ ऐसा सवाल जो आप बताना चाहते हैं और हमने पूछा ना हो, आप कह सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छा हमारे साथ सर, हमारे साथ आपका अनुभव कैसा रहा पॉडकास्ट का? बहुत सुंदर अनुभव है, और आपकी आवाज़ जनता पर बराबर जाती रहेगी। तो हमें उम्मीद है कि इस देश की सामंतवादी व्यवस्था और प्रभुत्वशाली व्यवस्था तो जाएगी, लेकिन इनका जो झूठ बोलने का धंधा है, जो नफरत पैदा करने का धंधा है, वो सब समाप्त हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी थे, जिनका पॉडकास्ट आपने सुना। आपके कोई सवाल होंगे कमेंट्स के माध्यम से पूछेगा, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के माध्यम से किसी नए गेस्ट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।